जय हिंद दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एस्से राइटिंग को लेकर। और एस्से को लेकर जो अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने यूट्यूब के जो फ्री प्लेटफॉर्म है वहां पर भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। मसलन कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, उसकी प्रस्तावना कैसे हो, उसका मुख्य भाग कैसा हो, उसका निष्कर्ष कैसे हो। ये मतलब कि उन्होंने अच्छा अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन जो मूल शंकाएं, जो मूल डाउट्स एक अभ्यर्थी के मन में होता है, जो आपने देखा होगा इसको या थंबनेल में भी जो आपने देखा होगा, उसके अलावा भी और भी हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो उन डाउट्स को क्लियर करने वाला एक सिंगल वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। फिर हो सकता है भाई लाखों वीडियोस हो, एक आध हो, तो मेरे सामने नहीं आया। और मेरे सामने नहीं आया तो हो सकता है भाई आपके सामने भी नहीं आया होगा। तो इन डाउट्स को हम देख लेते हैं और उनको यहाँ पे आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो एस्से से रिलेटेड आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। इट्स गारंटेड। ठीक है, चलो चलते हैं। तो पहले डाउट्स देख लेते हैं। तो पहला डाउट क्या है भाई कि हमारा कई सारे अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि ये हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है, पहले सारे डाउट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका निराकरण करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है भाई, पहला तो था हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। दूसरा, कविता कहानी उद्धरण डालें तो हम कितना डालें, कहां कहां उनका उपयोग करें, ये मन में रहता है। और खासकर और भी रहता है भाई कि हम इंग्लिश जो के जो कोटेशंस होते हैं क्या हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो संस्कृत में होते हैं क्या हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे डाउट्स हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पैरा में लिखें या पॉइंट में लिखें। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जीएस पॉइंट्स में लिखा जाता है, लेकिन एस्से में हम लोग पैरा में ही लिखने का काम करते हैं। लेकिन क्या कहीं कहीं हम पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या बिल्कुल इसके लिए मनाही है भाई, पॉइंट में आपको लिखना ही नहीं। आगे, हेडिंग डालें कि नहीं डालें। हमारे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण या परिणाम को देख लें, कौन कौन से परिणाम हुए, तो क्या उनको हम हेडिंग में डाल के हम निबंध लिखें या फिर बिना हेडिंग के ही लिख डालें, ये भी हमारा एक डाउट रहता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो क्या इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में प्रयोग कर लेंगे तब क्या होगा, क्या नंबर हमारे कट जाएंगे, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैप डायग्राम हम बनाए कि नहीं बनाए। जीएस में तो हम लोग धूमधाम से बनाते हैं, लेकिन क्या निबंध में हम मैप बना सकते हैं, क्या हम डायग्राम का यूज कर सकते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। आगे, डेटा देना जरूरी है, और है तो डेटा कितना डालें, क्या हम डेटा, बिना डेटा के हम क्या निबंध नहीं लिख सकते। डेटा देना जरूरी है, देना है तो भाई कितना देना है, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अंडरलाइन करें कि नहीं करना। अक्सर हमने देखा है कि जीएस में तो खूब धूमधाम से क्या करते हैं, अंडरलाइन करके आते हैं, लेकिन क्या निबंध में हमें अंडरलाइन करना है कि नहीं करना, ये भी थोड़ा सा हम देखने का काम करेंगे। दो पेन का यूज करें कि नहीं करें भाई। दो पेन का यूज हम करें, जैसे निबंध हम लोग जीएस में करते हैं, तो निबंध में क्या दो पेन का यूज करें, और दो पेन का यूज करें तो फिर किस किस कलर का हम यूज करें, ये थोड़ा सा हम यहाँ देखना जरूरी है। जितना पेज मिलता है सब भरना जरूरी है। मतलब कि 8 पेज, 700 के अगर निबंध हैं तो 8 पेज आपको मिलते हैं, तो क्या 8 पेज आपको भरने जरूरी हैं, ये बहुत बड़ा समस्या रहता है जी। और लास्ट में, और अगर कोई डाउट होगा तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी क्या करेंगे हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने निबंध लिखा हुआ है, मैं एस्पिरेंट रहा हूँ, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का भी रहा हूँ, यूपीपीसीएस का भी रहा हूँ। और हमें हमने हमने पेपर के दौरान ढेर सारे निबंध लिखे, तो ये डाउट्स आते थे प्रिपरेशन के दौरान कि क्या ये करें क्या नहीं करें। तो मैंने सारे अपने डाउट्स यहाँ लिख डाले थे, जो मेरे डाउट्स रहे। और उम्मीद है कि जो यहाँ पे डाउट्स मैंने लिखे हैं, इसी के आसपास भी आपके डाउट्स होंगे। हो सकता है कि जितने डाउट्स यहाँ दिए हों उसी में आपका सारा डाउट्स खत्म हो जाए। अगर कोई एक आध बच भी जाएगा तो प्लीज क्या करिएगा, आप कमेंट करिएगा, उसका भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर निराकरण कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। हिंदी में लिखें या फिर हम इंग्लिश में लिखें, ये डाउट्स हमारा रहता है। देखिए, जीएस में इंग्लिश लिखने वालों को एज मिलता है, ये श्योर है, आप इस बात को नकार नहीं कर सकते। और कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनको एक हल्का सा एज मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, बहुत ज्यादा लाभ मिल जाए, कई ढेर सारे नंबरों का लाभ मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लेकिन जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनको एक हल्का सा क्या होता है, एज मिलता है।
लेकिन एस्से जब आप आएंगे, एस्से पर आएंगे, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पे आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, यहाँ पे दोनों समान प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई भाषा, ठीक है, भाषा यहाँ पे अवरोध नहीं बनता है। यहाँ पे आपका अनुशासन देखना है, यहाँ पे आपका अनुशासन देखना है, यहाँ पे आपकी तर्क शक्ति देखनी है, यहाँ पे आपकी तर्क शक्ति देखनी है, यहाँ पे आपका प्रवाह देखना है, यहाँ पे आपका प्रवाह, और ये देखना कि कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये सब सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे उतना ढेर सारा जो नॉलेज है उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता है, और भाषा यहाँ पे अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। जीएस में आपको एज मिलता है, ये मानने वाली बात है, ये कई सारे लोग कहते हैं, और मैंने भी ऐसा महसूस किया है कि हाँ, अगर जीएस आप इंग्लिश में लिखते हैं, अगर अच्छा है तो थोड़ा सा एज मिलता है। और मैं ये भी कह रहा हूं थोड़ा सा एज मिलता है, ज्यादा एज वहां पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हिंदी में या इंग्लिश में आप लिखते हैं ऐसे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हिंदी में लिखते हैं तब भी आप समान प्लेटफॉर्म पे हैं, और इंग्लिश में लिखते हैं तब भी आप समान प्लेटफॉर्म पे हैं। और कई सारे मैंने ऐसे अभ्यर्थियों को देखता हूं जिन्होंने जीएस को तो इंग्लिश में लिखा, लेकिन जो एस्से है, जो एस्से का जो पार्ट है उसको उन्होंने क्या किया, हिंदी में लिखा। ठीक है, क्योंकि एस्से में जो है ना वो भावना प्रधान है। ठीक है, वो भावना प्रधान, और जो भावनाएं जहां पे जिस भाषा में अच्छी भावनाओं को आप व्यक्त कर पाएंगे, उतना अच्छा एस्से आपका हो पाएगा। ठीक है, तो एस्से को कई सारे जो लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं जीएस को, उन्होंने भी ये किया है कि एस्से को हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी में भावनाओं को व्यक्त करना ज्यादा इजी होता है रेदर देन इंग्लिश। ये देखो मेरा मानना है, ये अपना अपना पर्सनल अपना ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है हमारे ग्रुप में कई सारे लोग इंग्लिश में उन्होंने जीएस को लिखा, लेकिन जब एस्से की बारी आई तो उन्होंने हिंदी ऑप्शन को ही चुना। अब क्यों चुना, यही बात है, लोग पूछने पे यही बताते हैं कि हाँ, इसमें जो भावनाएं जो है वो व्यक्त करना थोड़ा सा आसान होता है, और थोड़ा सा इजी पिकअप क्या होता है हमारा हो जाता है। तो पहला यहाँ पे डाउट हमारा ये क्लियर हुआ कि आप इंग्लिश में लिखें या फिर हिंदी में लिखें, दोनों जिस भी भाषा पे आपका कमांड ज्यादा हो, जिस भाषा में आप अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सके, जिस भाषा में आपका प्रवाह अच्छा हो, आप धड़ल्ले से लिख ले जाएं, उसी भाषा का आप चयन करिएगा। ठीक है, और ध्यान रहे कि जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या है कि, लेकिन वर्तनी थोड़ी सी उन लोगों की क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा गलत होती है। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में आप वर्तनी को सही से लिखते हुए चले जाते हैं, तो हिंदी एक बेटर ऑप्शन आपका हो सकता है। और हिंदी में ध्यान रहे, हिंदी में जो दायरा होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कविताओं का दायरा, तो जो शेर वगैरह होते हैं, जो अलग अलग जो शायर होते हैं उनके जो अगर शेरों को वहाँ लिखना तो वो दायरा, संस्कृत के जो कोटेशंस होते हैं वो अगर लिखना चाहे तो उसका दायरा। तो हिंदी में क्या होता है कि दायरा हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है रेदर देन इंग्लिश। तो हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो ये थोड़ा सा आपको इन सब एरिया का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका भाषा पे कमांड अच्छा है, आपका प्रवाह अच्छा है, आप भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, आप उसी भाषा में एस्से को लिखने का काम करेंगे। इज दैट क्लियर? पहला डाउट उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। भाई, कविता कहानी उद्धरण को आप क्या कर सकते हैं, क्या? देखिए, एस्से को लिखने के लिए एस्से का जो शुरुआत होता है, ठीक है, एस्से का जो शुरुआत होता है मुख्यतः मतलब 3 बंदों से होता है। या तो आप कोई कविता से शुरू करिए, कविता, या कोई किसी की शेर व शायरी जो भी अच्छी, जो अच्छा सब्जेक्ट से रिलेटेड निकल जाए, ठीक है, या फिर कोई कहानी हो जाए, या फिर कोई कहानी हो जाता है उससे आप शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई केस स्टडी हो जाए उसको लेकर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी के कोटेशन से भी आप शुरू कर सकते हैं, डजेंट मैटर, वो भी है। कोई और का आपको कोटेशन, किसी का कोटेशन ही मिल जाए तो उससे भी क्या कर सकते हैं, आप इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो आपका कविता वाला माना जाता है। ठीक है, और कहानी भी एक अच्छा माध्यम है, लेकिन कहानी को लोग ज्यादा
इसलिए लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते, या फिर इसको लोग नहीं क्यों नहीं लोग अपनाते, क्योंकि कहानी क्या होता है, कभी कभी लंबी कहानी हो जाती है, ठीक है, और लंबी जब कहानी होती है, पता चला कि 1 पेज या 1.5 पेज आपका भर गया। कहानी ऐसे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटी कहानी कोई अगर आपके पास पिकअप वाली छोटी कहानी अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आप ऐसा कोई ऐसा विषय आया और उस पर कोई आपको छोटी कहानी एक या दो एक या एक आध पैरे में जो आपका निपट जाए, ठीक है, और वो उस पूरे जो निबंध है उसकी जो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर दे अगर वो कहानी, तो वो अवेलेबल है, मतलब कि अच्छा है, वो उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहानी बड़ी है तब भी आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, और क्या कहते हैं कि मतलब कि ये आपको पूरा जो निबंध है उसका जो जो एक अनुपात होता है ना वो पूरा बिगाड़ देगा, ये कहानी अगर लंबी हो गई तो कविता 4 लाइन की या 6 लाइन की होती है, अच्छी होती है, शुरू में आपने लिखा और लिख के क्या हुआ, आपने उसको शुरू कर दिया। तो अमूमन कई सारे लोग इसी को अपनाते हैं, मतलब कि अगर 100% लोग लिखते होंगे तो 60-60 से 70% लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, या फिर कविता से या फिर किसी कोटेशन से क्या करते हैं लोग शुरू करने का काम करते हैं। केस स्टडी भी बहुत कम लोग क्या करते हैं, इसको अपनाते हैं, लेकिन केस स्टडी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, किसी केस को लेकर आप अगर वहाँ पे अपना लिखना शुरू करते हैं कि बताना शुरू करते हैं तो वो एक काफ़ी प्रभावी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई अपना अगर अनुभव है, अगर अपना भी कोई आपके पास अनुभव है तो उसके साथ भी क्या कर सकते हैं, आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा शुरुआत माना जाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्या करता है वो निबंध के लिए दे देता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की वगैरह होते हैं कि अपना अनुभव बताते समय कहीं हो सकता है कि प्रवाह में बह गए, कोई ज़्यादा खिंच गया, एक लंबा ज़्यादा हो गया, तो वो थोड़ा सा समस्या आपको क्रिएट कर सकता है। वो अनुपात समानुपात क्या होता है पूरा निबंध का क्या करता है वो बिगाड़ देता है, और प्रस्तावना अगर खराब हो गई तो सारा का सारा मामला क्या होता है आपका गड़बड़ हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कविता या कोटेशन से क्या करते हैं, अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। कहानी और केस स्टडी जो अपना अनुभव होता है उस पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। अगर आप के पास कोई बढ़िया अगर उससे रिलेटेड मिल जाए और एक आध 1.5 पैरे में क्या करें आप उसको समाप्त कर सकते हैं, यानी कि 50-60-70 शब्द में आप उसको समाप्त कर सकते हैं, द बेटर है, अच्छा है, फिर उसको आप लेके बढ़िए। अदरवाइज जो है कविता और कोटेशन आप क्या करिए, करके चलिए, ठीक है। ये तो पहला बात हो गई, शुरुआत की बात हो गई, ठीक है, शुरुआत की बात। और जब समाप्ति भी करते हैं, जब आप निबंध को समाप्त भी करते हैं तो एक अच्छे मतलब कि एक आशावादी रास्ते पर, या फिर एक जो अच्छा परिणाम दिखा पाए उसको, देखिए नकारात्मक तो होना नहीं है, तो आपको पता है, ठीक है, कई लोग बताते भी निगेटिव तो आप उसको खत्म करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब भी एक आशावादी आपके पास हो तो एक अच्छा कोटेशन, एक अच्छी कविताएं, या फिर 2 लाइन का या 4 लाइन का जो भी अच्छा कोई अगर शेर वगैरह हो अगर आपके पास हो तो आप उसके साथ खत्म आप कर सकते हैं। तो एक शुरुआत जितनी अच्छी होनी चाहिए उसी के अनुसार आपकी समाप्ति भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर शुरुआत आप किसी दमदार कविता, शायरी, कोटेशन के साथ कर रहे हैं तो समाप्ति भी आपको उसी दमदारी के साथ करनी है। अदरवाइज शुरुआत कर देंगे लेकिन लास्ट में या कैसे इसको ऐसे उम्मीद करते हैं कि हम 2047 तक हम लोग विकसित हो जाएंगे, अब ऐसा ला कर खत्म करेंगे तो बहुत ही वो इजी वे में आपकी समाप्ति हो जाएगी। तो एक दमदार जो क्या कहते हैं जो परिणाम के साथ आप जो दिखा रहे हैं कि मेरा निबंध इतने अच्छे तरीके से शुरू हुआ है, उसी अच्छे तरीके से उसी अच्छे जो जज्बे के साथ आपको उसका जो निष्कर्ष है वो भी क्या करना है, समाप्त करना है। और लास्ट में निष्कर्ष के समाप्त में आप अगर शुरुआत कर रहे हैं कविता और कोटेशन से तो उसी तरह का कुछ एक अच्छा प्रभावशाली कुछ लाइन्स होनी चाहिए, कुछ अच्छा प्रभावशाली कुछ कविता मिल जाए तो वो हो जाए, तो उसी के साथ क्या करिए आप समाप्त करने का प्रयास करिए। और ध्यान रहे जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा ही आशावादी होगा, परिणाम उन्मुख होगा, मतलब परिणाम की ओर उन्मुख होगा, और मतलब कि किसी भी हाल में आप नेगेटिव जो निष्कर्ष है उसको आप नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यह है कविता, कहानी। और ध्यान रहे, अब एक बात और बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान। जब भी हम निबंध लिखते हैं, एक पैरा खत्म किया, फिर शुरू किया, फिर दूसरे पेज पे गए, अगर यहाँ पे आपको कोई कविता इससे संबंधित आ रही है तो यहाँ पे आप लिख डालिए, ठीक है। आपको ये नहीं होना है कि आपको बीच में आपको नहीं लिखना है। बीच में भी आप अगर आपका 8 पेज है, अगर आपको 8 पेज मिला हुआ लिखने के लिए, तो बीच में भी शुरू में एक कविता, लास्ट में आपने लग कर दिया, बीच में भी ज़्यादा नहीं, बीच में भी एक आध दो जगह आप अच्छे जो कविताएं हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे जो कोटेशन होगा वो आप
वो भी आप निबंध के दौरान अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने शुरू में कर दिया तो फिर ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। आप बीच में जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जगह जगह पे आप कोटेशन का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। बीच में जगह जगह आप कविताओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कविताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी ना लगे कि हर एक पेज है, इस पेज में 2 कविता, फिर पेज दिया, फिर इस पेज में भी 2 कविता, फिर ऐसा पेज हुआ, इस पेज में 2 कविता, ऐसा मत है। वो तो कहेगा अरे यार ये तो कवि ही है क्या, ये शायर ही है क्या, कहाँ से शायर आ गया, कहाँ से कवि आ गया, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो या फिर ज्यादा कोटेशन का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। हर पेज पे आपको जरूरी नहीं है कि हर पेज पे आप कविता और कोटेशन आप डालें ही डालें, और आपको मिलेगा भी नहीं, ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं भाई बनने के चक्कर में, प्रभावशाली को बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा कोटेशन, ज्यादा से ज्यादा कविताओं को डालने का प्रयास करते हैं, और ये आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो कविताओं का कोटेशन का इस्तेमाल आप शुरू में करिए, आप लास्ट में करिए, बीच में एक आध 2 जगह आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर पेज पे इसका इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है। तो कविता, कहानी, उद्धरण का भी हमको जो उपयोग करना है वो काफी बैलेंस वे में क्या करना है, आपको करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दूसरा वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा, पैरा में लिखें या पॉइंट में लिखें। पहली बात भाई देखिए, जीएस में सभी लोग बताते हैं कि भाई पॉइंट में ही लिखना चाहिए, पॉइंट में ही आपको लिखना चाहिए, और पॉइंट वाला ही आजकल चल रहा है। पहले पैरा वाला चलता था, लेकिन अब क्या है कि पिछले 10 सालों से जो एक अप्रोच देखने को मिल रहा है वो पॉइंट वाला है। जीएस में तो पॉइंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर आप पैरा में ही लिखेंगे, आप पैरा में ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट को आप बिल्कुल, मतलब कि आप ये नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये बहुत ही आप इसका उपयोग कर देंगे तो बहुत ही जुल्म हो जाएगा, बहुत गुनाह हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पैरा में लिखिए। अगर पहले में मान लीजिए आपने पहला पेज पे लिखा, ठीक है, दूसरे पेज पे आया और दूसरे पेज पर आप कुछ बात लिख रहे हैं और वहां पे पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए शिक्षा पे आप लिख रहे हैं तो नई शिक्षा नीति पे लिखना है, और नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों को आपको लिखना है, ठीक है। तो आप पैरा में लिखेंगे तो वो बहुत ही पैरा खिंच जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के कुछ निम्नलिखित प्रावधान है, आप क्या करिए पॉइंट में आपको लिखना शुरू कर दिए। ध्यान रहे कि नंबरिंग लिखने से अच्छा है 1 2 3 4, नई शिक्षा नीति के 5 बातों को बताना है मान लीजिए आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लिखने की अपेक्षा कोई आप निशान बनाते चले, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबरिंग करना ये हम मुझे मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। आप चाहे ये कर लें चाहे ऐसे कर लें, ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं करें, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसा माना जाता है कि नंबरिंग करने पर ये लगता है कि भाई इनको तो 4 ही पॉइंट पता है, इनको तो 5 ही पॉइंट पता है, वो अब दिख जाएगा ना 4 पॉइंट, और इस तरह आपको गिन ही नहीं पाएगा, फिर गिनने लगेगा कितना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है गिनने के लिए। लेकिन ऐसे दिखेगा भाई ये 5 पॉइंट भी इन्होंने क्या हुआ लिखा हुआ है, तो ये है। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि एक आध जगह जहां पे जरूरी हो, मतलब कि जहां पे जहां पे क्या हो, आवश्यकता हो, ठीक है, जहां पे आवश्यकता हो, ठीक है, वहां पे आप पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप पॉइंट का इस्तेमाल कर दिए तो बहुत ही गड़बड़ हो गया और बहुत ही आपका ये, मैंने किया हुआ है, मैंने कई जगह पे क्या हुआ है इसको पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं जहां एक आध जगह ही, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको पॉइंट में आपको लिखने को मौका मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। आप पैरा में लिखते जाएंगे। हो सकता है एक आध 2 जगह जहां पे कुछ चीजों को दिखाना हो, जैसे मैंने अभी बताया कि नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों को दिखाना होगा तो भाई वहां पे दिखा देंगे। एक इसी तरह कुछ और प्रावधान होंगे तो वहां पे आप पॉइंट्स में दिखा देंगे। तो ऐसा आप वहां पे कर सकते हैं, पॉइंट्स में क्या कर सकते हैं आप वहां पे लिख सकते हैं, ये आप इतना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे को आपको पैरा में लिखना है, ये बात आपको ये एकदम डैम से हो रहा है, ये तो श्योर है, ठीक है। आपको पैरा में ही लिखना है। पैरे में अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो आप पॉइंट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये भी एक अच्छा तरीका है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, पैरा में लिखें या पॉइंट में, ये भी मुझे लगता है कि जो डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, हेडिंग डालें कि नहीं डालें। ये देखिए ये बहुत ही विवादास्पद ये मामला है कि हेडिंग डालें कि नहीं डालें, क्योंकि कुछ लोग हैं भाई, कुछ लोग हैं जिन्होंने हेडिंग डाल के लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि हेडिंग इसको नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही हेडिंग डालने वाला जो मुद्दा है बहुत ही विवादास्पद है।
ठीक है। देखिए हेडिंग लिखने से क्या होता है ना, थोड़ी सी जो तारतम्यता होती है, ठीक है, तारतम्यता होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जो प्रवाह होता है, जो प्रवाह होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, लेकिन हेडिंग से आपकी जो कॉपी होती है थोड़ी सी अच्छी दिखती है, क्या होती है, अच्छी दिखती है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका जो अट्रैक्शन हो क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। ये काम, ये हेडिंग के फायदे और नुकसान यहाँ पे है। ठीक है, तो जब देखिए, जब कोई भी चीज विवादास्पद होती है, जब कोई भी चीज विवादास्पद होती है, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, उस विवाद से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, हेडिंग, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग से आपको बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, हेडिंग डालने से नंबर आपके कट जाते हैं, ऐसा नहीं है। हेडिंग डालने से बस इतना ही होता है। ठीक है, बस इतना ही होता है कि थोड़ा सा जो लय है, थोड़ा सा जो प्रवाह है, थोड़ी सी जो तारतम्यता है, वो थोड़ी सी टूटती हुई प्रतीत होती है। अदरवाइज हेडिंग से कोई नुकसान आपका नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जो अभ्यर्थी हैं वो हेडिंग में लिखना पसंद नहीं करते। कुछ लोग हैं जो हेडिंग डाल के उन्होंने लिखा हुआ है, मेरी बात भी हुई है, वो कहते हैं कि ठीक है हेडिंग से कोई नुकसान नहीं पड़ता। लेकिन भाई हम क्यों रिस्क लें, हम क्यों इसमें पचड़े में फंसने जाएं। अगर कोई विवाद है हेडिंग को लेकर, अगर कोई विवाद है तो मैं अपना बता रहा हूँ। देखिए ये जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बता रहा हूँ। मैंने जो नियम थे वो बता दिए कि भाई हेडिंग से नंबर नहीं कटता है, हेडिंग से नंबर नहीं कटता है, बस ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि हेडिंग से थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हम मैंने लिखते हुए हम मान लीजिए कोई कारण दिखाना है तो इसके विभिन्न कारण, विभिन्न कारण निम्न ऐसे लिखे। अब देखा जाए तो भाई हेडिंग क्या होगा, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, यही तो होंगे। अब ऐसे तो आप लिखते हुए जाएंगे ना, तो हम ऐसे करेंगे तो इसके राजनीतिक कारणों को देखें। अब ऐसे हो गया भाई, इसके निम्नलिखित कारण देखने को मिलते हैं, इसके राजनीतिक कारणों को देख, अभी हो गया, हमारा हो गया, इसके राजनीतिक कारणों को देखें। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए, यही हमारा हेडिंग का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, बनिस्बत कि हम लिखें राजनैतिक कारण। ठीक है, राजनैतिक कारण। अब इसका हेडिंग डालें ऐसे, और हेडिंग डाल के फिर क्या करें, हाँ इसके राजनीतिक कहाँ फला 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 है। तो हेडिंग डालने से अच्छा है कि हम शुरुआती कर दें, एक लिखें कारण निम्नवत है, और इसके निम्न कारणों को देखा जा सकता है, और इसके राजनीतिक कारणों को देखें, इसके राजनीतिक कारणों को देखें तो फला 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 लिखते हम चले गए। और क्या करेंगे हम, इसके राजनीतिक जो कारण होंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, तो वो हेडिंग की तरह क्या हो जाएगा, आपका प्रतीत हो जाएगा। तो काम ऐसा करिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो वो दिख भी जा रहा है कि हमारे राजनीतिक कारण है, फिर जब हम आर्थिक कारणों पे आएंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, और कारण आर्थिक कारण आएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। तो हमें हेडिंग एकदम स्पष्ट पता चला कि नीले क्या कहते हैं स्केच से या काले स्केच से आप हेडिंग डाल के लिख रहे हैं, उससे अच्छा है इस तरीके को अपनाएं। और भाई काम हमको वही करना है, वही हमको बताना है, वही दिखाना है, तो अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो वो हमारा हेडिंग की तरह वहां पे प्रतीत भी वहां पे हो जाएगा। तो आपको अपने रिस्क पे काम करना है। अगर हेडिंग डाल के कॉपी को बहुत अच्छी बना पा रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप डालिए। लेकिन ये लोग 10% लोग ही करते हैं, और ये लोग अपने रिस्क पे करते हैं। बाकी 90% लोग होते हैं वो हेडिंग डाल के नहीं लिखते हैं। आपको फैसला करना है कि आप किस साइड में है और क्या आप कर सकते हैं। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बचना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बचना चाहिए। मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कुछ लोग कहते हैं नहीं अरे सर तो बताए थे कि भाई हेडिंग डालना चाहिए, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने चीजें जो धरातल पे वो मैंने बता दी। अब इसमें से आपको चुनाव करिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बचना चाहिए, बस इतना ही है। आगे देखते हैं, हिंदी में निबंध इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अमूमन कई सारे लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, हिंदी जब भाषा में लिखते हैं तो वहां पे उसको आपको वहां पे इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखिए, पहले ही आपको जब निबंध का आप नोटिफिकेशन देखेंगे
तो वहां पे लिखा है कि हिंदी में आप लिख रहे थे देवनागरी लिपि का प्रयोग करना है, देवनागरी लिपि का प्रयोग करना है। ठीक है, जब पहले ही आपको यहाँ पे दिशा निर्देश दे दिया गया है, जैसे ही आपको यहाँ पे दिशा निर्देश दे दिया गया है, तो फिर आप उस दिशा निर्देशों के विरुद्ध क्यों जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो लिपि है उसको क्या करनी है, देवनागरी में ही लिखनी है। जैसे हम क्या करें, हम अगर हम वो लिखें कि अगर हम MLA मान लीजिए लिखना है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देंगे MLA, आए बात समझ में। ठीक है, वर्ड्स मान लीजिए कोई अगर और भी लिखना है, जैसे मान लीजिए कि विभिन्न जो क्या कहते हैं कि जो डाटाज होंगे, तो जो डेटा है, आप आंकड़े अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो डेटा ऐसे लिख दें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो लिपि होगी, वो जो लिपि है वो आपकी देवनागरी में ही होनी चाहिए। हिंदी में आप लिखते समय ध्यान रहे कि आपको इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनका क्या करना है, प्रयोग देवनागरी लिपि में करना है। लेकिन 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 10% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, हिंदी के उसमें इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, और इस 10% में मैं भी आता हूँ। देखिए मैं रिस्क लेता हूँ ना, मैंने रिस्क लिया। देखिए 90% आपको यही करना है, आप रिस्क लेंगे तो आप, और मैंने कहाँ किया है, मैंने एक जगह में, और मैंने सिर्फ एक ही जगह किया है ऐसा, और वो मैंने कहाँ किया मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहाँ किया है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपको देखिए प्लीज प्लीज आपको क्या करना है कि हिंदी का निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो इंग्लिश के अगर कुछ वर्ड्स आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहे हैं, उसमें तत्काल में दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि इसका हिंदी क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या करिए, उसका क्या करिए, आप ऐसे इस तरह आप देवनागरी में लिख के क्या करिए, आप वहां पे चले आइए। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैंने कहा किया भाई, मैंने कहा किया, मैंने मैंने कहा, मैंने जो इंग्लिश में एक जगह, एक बार एक निबंध में, मैंने क्या किया, हिंदी में, चूंकि मैं तो हिंदी में ही लिखता हूँ, तो हिंदी में मैंने निबंध लिखा एक जो लास्ट में जो निष्कर्ष हम लिख रहे थे, तो एक बहुत अच्छी इंग्लिश की जो लाइनें हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है, एंड माइल्स टू गो, है ना लास्ट में, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, तो ये जो चार लाइन है, वो निष्कर्ष में मैंने क्या किया था, वो मैंने लिख के आया था। ठीक है, और वो जब मैं अपनी कॉपी देखने पहुंचा, ठीक है, तो उस निबंध में मुझे 32 या 33 के आसपास मिले थे। ठीक है, अच्छा है, कोई खराब थोड़ा ना है। 30 प्लस आप पहुंच जा रहे हैं 50 के निबंध में, आप क्या कह रहे हैं कि 30-32 क्रॉस कर जा रहे हैं, 32-33 नंबर आप पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक अच्छा स्कोर माना जा रहा है। ठीक है, 50 में अगर आप 30-32 पे पहुंच जाते हैं तो। और निबंध में देखा जाए तो 90 प्लस मैं हमेशा रहता हूँ, एक आध बार मैंने 100 क्रॉस किया है, मैंने 100 क्रॉस किया है, लेकिन 90 प्लस के आसपास, ठीक है, मैं हमेशा 95, 96, 99 इस तरह के आसपास क्या होती है, मेरा स्कोर निबंध में रहता है। और एक बार मैंने 100 क्रॉस किया हुआ है। और हिंदी में मैंने एक बार 109, हिंदी में एक बार मैंने 109 पाया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा है स्कोर हिंदी और निबंध और हिंदी का। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आर में जो हिंदी और निबंध है, वो मैं थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है, ये वाला जो 4 लाइन थी, और लास्ट में जो था, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये मुझे 4 लाइन उसमें याद थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने चेप दिया था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करें, मतलब उसको खात्मा कैसे करें, डिस्कस कैसे लिखें। तो बहुत सोचने के बाद भी यही 4 लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे लिखूंगा तो हिंदी में लिखूंगा तो वो थोड़ा सा उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो मैंने रिस्क लिया, और रिस्क लेके मैं क्या किया, वो 4 लाइन निष्कर्ष में फला 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 चीज लिखा, फला 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 निष्कर्ष पूरा लिखने के बाद 4 लाइन जो समापन वाली थी, वो मैंने क्या की, इंग्लिश में मैंने लिख के आया था। ठीक है, तो ये है कि आप भाई ले सकते हैं, कभी कभी रिस्क ले सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में लिखने पर नंबर नहीं करते हैं भाई, नंबर करते तो मुझे 32-33 जो भी मिला था उस समय, 30 प्लस नंबर जो मिले थे वो अब नहीं मिलते। इसका मतलब इंग्लिश में लिखने पर नंबर आपको नहीं कटते। लेकिन हाँ, बचना चाहिए, देवनागरी लिपि में आप उसका प्रयोग करें। और जब भी आप ऐसा करें तो हो सकता है भाई कोटेशन वगैरह, या फिर जो बहुत ही फेमस चीज है उसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख सकते हैं।
ये मैं अपने रिस्क पे बता रहा हूँ, मैं अपना नंबर देख के, अपनी कॉपी देख के ऐसा कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से रिस्क लेने को नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा अपना था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप देवनागरी लिपि में ही क्या करेंगे, इसको लिखने का काम करेंगे। कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश वर्ड्स, ये तो भाई कोटेशन था ना, 4 लाइन कविता थी, तो मैं लास्ट में निष्कर्ष में चेप के चला आया, ठीक है। मैंने रिस्क लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, तो ठीक है, उसका अच्छा रिजल्ट गया। लेकिन आप क्या करिएगा, आप देवनागरी लिपि में ही लिखने का क्या करिएगा, इसको काम करिएगा, ठीक है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इसको नहीं कि ऐसा देख के फिर आप जाके अभी ऐसा करके आ जाए। वो मेरे पास कोई उसमें चारा नहीं था, कोई उसमें कुछ याद नहीं आ पा रहा था, और मैं चाहता तो इसको मैं देवनागरी में लिख के आता, ठीक है। तो ऐसे कितना अच्छा वो लगता ना, जंजिमा ऐसे लिखते, द वुड्स आर लवली। मैंने सोचा कि इस तरह लिखने से अच्छा है कि भाई हमारे इंग्लिश में ही लिख दें, ठीक है, कि हम इंग्लिश में ही लिख दें। हालांकि मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं उतनी, और राइटिंग ना अच्छी होने की वजह से ही मैं बार बार नीचे रहता हूँ, तो मैंने क्या किया, उसको इंग्लिश में लिख दिया था, ठीक है। तो ये था। तो आपको क्या करना है, क्या मैंने बताया कि आपको देवनागरी लिपि में क्या करना, लिखने का काम करना है, ठीक है। बाकी चलिए, बाकी बातें होती रहेंगी। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हम मैप अपना मैप बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। मैप हम बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। और डायग्राम आपका हम बनाए कि आपका नहीं बनाए, ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है, ठीक है। देखिए, मैप और डायग्राम बनाने से नंबर नहीं घटते हैं, ठीक है। हालांकि ये नंबर आपका बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। मैप और डायग्राम अगर आप निबंध में यूज करते हैं तो ये आपके नंबर को इंक्रीज ही करेंगे, ये आपको घटाएंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है, जो जो मतलब कि जहां पे जिस निबंध में आवश्यकता हो भाई, जिस निबंध में आवश्यकता हो उसमें आपको करना है, ठीक है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं निबंध मैप और डायग्राम पे नंबर अच्छे मिलते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती घुसेड़ के चले आएंगे, ठीक है। जबरदस्ती घुसेड़ के चले आए, ऐसा नहीं करना है। जिस निबंध में आपको मैप और डायग्राम बनाने की आवश्यकता महसूस हो, वहां पे आप मैप और डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मसलन कहाँ पे भाई, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप पे आपका निबंध आ गया, आपका ही है, ठीक है। भूकंप पे आपका निबंध आ गया, तो मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए म्यांमार या फिर आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, कहीं पे आपको आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैप यहाँ बनाना है, ठीक है। आप बनाइए, ऐसे 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 बनाते हैं, दिखा भाई म्यांमार में इस जगह पे क्या हुआ था, इसका जो फोकस था यहाँ पे था, मतलब जो भूकंप की जो उत्पत्ति थी वहां पे हुई, ठीक है। ये आप यहाँ पे मैप बना के दिखा सकते हैं भाई। एक सर्कल बनाइए, सर्कल बना के आप उसमें मैप बनाइए, आप क्या करिए उसमें आप दिखा के आ जाइए, ठीक है। या फिर आपदा पे आ गया, ठीक है। विभिन्न आपदाओं पे आ गया, भारत में ही आ गया, आपदाओं पे निबंध आ गया। तो भारत में अगर आप मैप बना रहे हैं, भारत में आप अगर मैप यहाँ बना रहे हैं, ऐसे बनाइए, आप दिखा दीजिए भाई कौन कौन सा हमारा एरिया प्रभावित रहता है। तो ये हमारा एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है, दिखा दीजिए बाढ़ से प्रभावित होता है, ये बाढ़ क्या, ये जो एरिया है वो आपका क्या है, वो चक्रवात से प्रभावित रहता है, ठीक है। कुछ एरिया यहाँ पे हैं जो सूखे से प्रभावित रहते हैं, ठीक है। जो हिमस्खलन है या फिर जो चीजें हैं वो इस एरिया में क्या होती हैं, वो जो होता है वो लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है यहाँ पे, यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए भिन्न वाला दिखाना है कि जो मानवीय आपदाएं हैं, तो मानवीय आपदाएं कहाँ पे होंगी, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पे आपका मुंबई हो गया, यहाँ पे आपका कोलकाता हो गया, यहाँ पे चेन्नई, ये जो एरियाज हैं जो ज्यादा जनसंख्या है, वहाँ पे जो भीड़ जो प्रबंधन होता है वो थोड़ा सा कम हो पाता है। या फिर जो कोई धार्मिक स्थल होगा वहाँ पे भीड़ का प्रबंधन थोड़ा सा करना होगा, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। कुल मिला के आपदा वाला है तो आप मैप बना सकते हैं, भूकंप वाला है तो आप मैप बना सकते हैं, बाढ़ वाला है तो आप मैप बना सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला है, कृषि वाला, ठीक है, कृषि पे आ गया, ठीक है।
तो कृषि पे आ गया, तो कृषि पे आप बना सकते हैं निबंध, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कृषि होती है, तो वही वही कौन कौन सी कृषि होती है। यहाँ पे तटीय कृषि हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी कृषि हो जाएगी, यहाँ पे झूम झूम कृषि हो जाएगी, ठीक है। कृषि में कहाँ कहाँ से नहरों से सिंचाई होती है, कहाँ कहाँ पे तालाबों से सिंचाई होती है, ये भी आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मैप बनाने वाला होगा वहाँ पे आप मैप बनाइएगा, ठीक है। और जहाँ पे मैप नहीं बनाने वाला वहाँ पे नहीं बनाएगा, इससे वाले। और बनाना भी कैसे, ये भी देखिए। मान लीजिए ये कॉपी आपकी हो गई, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। अब कॉपी पे ऐसा नहीं कि पूरा मैप बना दिया, मैप बना के चले आए, पता चला कि कुछ यहाँ पे 2 लाइन लिखे, यहाँ पे 2 लाइन लिखे, पूरा चौड़ा लंबा चौड़ा मैप बना के चले आए, पूरी तारतम्यता खत्म, पूरा प्रवाह लय क्या हो गया, खत्म। और निबंध में होता ही क्या है, लय होता है, प्रवाह होता है, अनुशासन होता है, यही तो है। और क्या है निबंध में। अब आपने निबंध पूरा मैप ही ऐसा बना दिया तो यहाँ को यहाँ पे आ गया, पता चला वो मैप ही देखने लग गया, वो क्या हो गया, आपका टूट गया प्रवाह। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई नहीं बताएगा भाई। देखो जो लिखा होगा ना, जो निबंध वगैरह लिखा होगा पेपर में, ऐसे लोग जो आके लोग यूट्यूब पर बता देते हैं, जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, या निबंध लिखा भी तो ऐसे लिख के चले आए, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा बाबू, लोग बात समझा करो। जो लोग इसमें जूझा है ना वही बता पाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने 10 साल इसमें गंवाए हैं, और एक एक चीज़, और इसीलिए ऐसा नहीं कि निबंध में मेरा ऐसे हमेशा 90+ या 100 के आसपास नंबर आते हैं, ऐसे नहीं आते। ऐसा नहीं कि 150 में मैंने बहुत ही तीर मार दिया, 120 आ गए, 140, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छा खासा नंबर मैं लेके आता रहा, और उतना नंबर पर्याप्त है जी। तो जब आपको निबंध मैप बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो पहली बात एक गोला बनाइए। अब कहीं सर गोला बना अच्छा नहीं बनता है, तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक गोले में मैप बना दिया, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पूरा लिखिए आराम से, पूरा झाड़ पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, ठीक है। आप इसमें बना के आप चले आइए, ठीक है। गोला नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आप क्या करिए, आप क्या करिए, आप क्या करिए, ऐसे बॉक्स बनाइए, और यहाँ पे मैप बना दीजिए, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे मैप बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा दिखा दीजिए। तो मैप आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है कि पूरा का पूरा पेज कवर हो जाए, और जो पूरा का पूरा उसका लय है, पूरा प्रवाह है, पूरी तारतम्यता है, वो आपका खत्म हो जाए। आपको एक बॉक्स बनानी है, बॉक्स बनाइए, और यहाँ पे लिखिए, आराम से लिखिए, यहाँ पे लिखिए। यहाँ बॉक्स आ गया तो यहाँ इतना इतना लिखना है आपको, यहाँ तक लिखना है। फिर यहाँ बॉक्स खत्म हो गया, फिर यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे चाहे तो पैरा भी आप बदल सकते हैं। इसमें इसमें हर एक चीज हो सकता है। अगर आप किनारे बॉक्स बना के, सॉरी, बॉक्स बना के, गोला बना के, अगर आप इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मैप की बात, ये आपका हो गया मैप की बात। क्या डायग्राम, डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्यों भेदभाव करेंगे भाई, जब मैप बना सकते हैं तो डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए कोई इकोनॉमी पे कोई आ गया, इकोनॉमी पे कोई आ गया, ठीक है, इकोनॉमी पे कोई निबंध आ गया, तो आप पाई चार्ट बनाइए ना, पाई चार्ट बनाइए, पाई चार्ट बना के दिखाइए कि इतना परसेंट आपका 90% इसमें खर्च हुआ, और 10% आपका इसमें खर्च हुआ। क्यों नहीं बनाएंगे। आपको जीडीपी दिखाना है, जीडीपी दिखाना है, तो आप दिखाइए कि हाँ इतना इतना रहा, इतना रहा, इतना रहा, इतना ऐसे बढ़ा। राजकोषीय घाटा रहा तो इतना 4 पॉइंट पे गया, 5 पे गया, फिर 4 पे आया, फिर 4.9 पे आया, फिर 4.4 पे आया, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ठीक है। तो जो डाटाज होंगे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप दिखाइए डाटा ऐसे दिखा सकते हैं। इतना था, अब इतना हो गया, कोई भी चीज, किसी भी चीज को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, गरीबी को लेकर, गरीबी अगर घट रही है, गरीबी को अगर आप पॉजिटिव में दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो रेखा डायग्राम होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखानी है, तो वो आप लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट वो भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इन सबको दिखाने के लिए आपको जो पेज है, आपको जो पेज है उसका केवल एक किनारा ही यूज करना है, बाकी जगह क्या करना है, आपको लिखना है, बाकी जगह क्या करना है, आपको लिखना है। ये अगर आपका पेज है तो यहीं पे बॉक्स बना के आप पाई चार्ट बना दीजिए, यहीं पे फिर अगर और दिखाना है तो यहीं पे बॉक्स बना के आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। तो कुछ भी करना है इस, और उसी के आस पास, ऐसा नहीं कि आप कोई बात यहाँ लिख रहे हैं और डायग्राम बना रहे हैं दूसरे पेज पे, ऐसा नहीं है। जिस बात को आप यहाँ लिख रहे हैं उसी को किनारे एक बॉक्स बनाइए, और बॉक्स बना क्या करिए, वहां पे आप लिख डालिए। है समझ में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, डजेंट मैटर, देख लीजिए, एक बार देख लेंगे फिर हमेशा के लिए आपका सही हो जाएगा। यानी कि मैप और डायग्राम बनाना है, लेकिन जहां पे आवश्यकता हो वहां पे आपको बनाना है, और पूरे पेज पे नहीं बनाना है। पेज की साइड में क्या करना है,
बनाना है ताकि उसकी जो तारतम्यता होती है, प्रवाह होता है, वो आपका टूटे नहीं। क्लियर? चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये सारा डाउट्स अब क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जब मैप और डायग्राम बनाना है तो डेटा कितना दे भाई? डेटा देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इसमें तो कोई सवाल नहीं पैदा, बिल्कुल देना जरूरी है, हाँ बिल्कुल देना जरूरी है, यस इसको देना जरूरी है, लेकिन कितना? कितना? अब देखिए आप दिखाएंगे भाई, देखिए हमारे यहाँ गरीबी थी, तो जो गरीबी थी तो क्या कहते हैं कि गरीबी इतनी परसेंट थी, फला परसेंट थी, गरीबी हमारी कितनी थी, जो भी है 30-32% जो भी थी। अब हमारी शहरी गरीबी इतनी थी, फिर हमारी ग्रामीण गरीबी इतनी थी। अब ग्रामीण गरीबी में जाए तो शहरी में पुरुष की इतनी थी और महिला की इतनी थी। ग्रामीण में चले जाएं तो ग्रामीण में हमारी पुरुष की इतनी थी और महिला की इतनी थी। ठीक है, अब क्या करें? अब इतना डाटा देने का क्या फायदा? आपको बस गरीबी अगर दिखाना है तो सिंपल एक लाइन में आप डाटा दीजिए। अगर आप पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाना पड़ेगा, नकारात्मक दिखा रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा कर दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा सी है चीज है। तो डाटा है तो डाटा से पूरा नहीं भरना है, ठीक है। अपने अपने कथन को, अपने जो आप लिख रहे हैं अपने कथन को साबित करने के लिए, अपने कथन को साबित करने के लिए, ठीक है, एकाध डाटा, ज्यादा नहीं, एकाध मतलब एक या दो, ऐसे कुछ, इसलिए मैंने लिख दिया, एक और दो के बीच का होता है अक्सर ये। तो जो आप लिख रहे हैं उस कथन को साबित करने के लिए एकाध डाटा वहां पे आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि डाटा की वहां बौछार कर, जैसा मैंने अभी बताया। तो ऐसा नहीं कि पूरा डाटा से पूरा भर दीजिए उसको, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपने दिखाया कि भाई स्त्री जो है ना, जो स्त्री की जो स्थिति है वो भारत में बहुत वो है, चाहे विश्व स्तर पर बहुत वो है, तो आप दिखाएंगे कि भाई लैंगिक अंतराल में हमारा पोजीशन फला फला है, ठीक है। हमारे यहाँ इतनी क्या कहते हैं कि जो समान वेतन है वो नहीं मिलता है, हमारा ये है इतना परसेंट मिलता है। मैं हमारे जो कार्यबल है, जो श्रमिक जो कार्यबल है उसमें महिलाओं की भागीदारी इतनी ही है, ठीक है। अगर आपको निगेटिव दिखाना है, मान लीजिए स्त्री की जो स्थिति है बहुत ही खराब है, तो आप दिखाएंगे अरे हमारा लैंगिक अंतराल में इतना ज्यादा है जी, इतना अभी हमारा जो कार्यबल है इतना ही बढ़ के आया हुआ है। लेकिन डेटा का बड़ा खेल होता है, यहाँ डेटा का बड़ा खेल है। अगर इस डेटा को अच्छे से यूज करना सीख गया ना तो आपकी निबंध छोड़िए, आंसर राइटिंग एकदम दमदार हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपने दिखा दी, अब माने आपको दिखाना है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत सुधर गई है, अब मान लीजिए लैंगिक अंतराल में मान लीजिए कब 107वें स्थान से मान लीजिए 90 स्थान पहुंचा, मान लीजिए ये डाटा में नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर वो कम हुआ है तो उसको दिखा देंगे अगर पहले इतना था सुधर के इतना हो गया। अगर नहीं सुधरा है, अगर इसमें रिपोर्ट में अगर खराब हुआ है तो इस रिपोर्ट को हम स्किप कर जाएंगे, इसको डालेंगे ही नहीं। तो हम दिखाएंगे कि हमारे जो कार्यबल है उसमें पहले 30% था अब 40% हो गया, ठीक है। संसद में महिलाएं इतनी थी अब इतनी हो गई। तो जहां जहां बढ़ा रहेगा वही दिखाना है, अगर आप सकारात्मक दिखा रहे हैं तो, ठीक है। और अगर नकारात्मक दिखा रहे हैं तो जहां जहां घटा है उसको दिखाना है, फिर बाद में उसको सुधारने वाला चीज भी वहां दिखाना ही पड़ेगा, तो निबंध की प्रक्रिया है। तो ऐसा करते हैं कि डेटा आपको देना जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल आप डेटा दीजिए, डेटा को आपको देखना है, और डेटा को देने के लिए जिस तरीके से अगर आप चार्ट बना पाए, टेबल बना पाए, पाई चार्ट बना पाए, ठीक है, जिस तरीके से आप बना पाए उस तरह का भी क्या कर सकते हैं आप वहां पे डेटा आप दे सकते हैं, खासकर आर्थिकी वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो डेटा देना हाँ बिल्कुल जरूरी है, और डेटा उतना ही डालें, पूरा डेटा से पूरा आपको नहीं भरना है, डेटा निबंध को अच्छा नहीं करता है। हाँ, एक आध डाटा अपनी बात को साबित करने के लिए वो क्या करेगा, आपको सही कर देगा। तो जितना साबित करना है एक आध डाटा बस वहां देके आप रेफरेंस देके आप वहां से निकलते हुए वहां पे चले जाइए, ठीक है। डेटा का इतना ही है, बाकी तो आपकी भावनाएं हैं, आपका पूरा निबंध के बारे में होगा। अगला है कि भैया अंडरलाइन करें कि नहीं करें, हम अंडरलाइन करें कि नहीं करें। अक्सर ये होता है कि भाई देखिए अंडरलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई अंडरलाइन करके आप आइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन तो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये तो करें कि नहीं करें, हाँ इसको कहाँ करें, ठीक है, लेकिन कितना करें। पता चला कि पूरा आपने पूरा पेज लिखा और यहाँ तक लिखा पूरा यहाँ पे, और यहाँ के बाद में आधे लाइन को क्या कर दिया आपने, आधे लाइन को क्या कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन छोड़ा, दो लाइन छोड़ा, फिर अंडरलाइन। क्या ही फायदा इतना अंडरलाइन करने से। और ऐसा है, देखा है मैंने, मेरे पास भी असल में हम लोग निबंध भी लिखते हैं, तो निबंध की कॉपी मेरे पास आती है तो कई सारे बच्चे पूरा अंडरलाइन किए रहते हैं उस पर। क्या ही फायदा पूरा अंडरलाइन करने से। जो इंपॉर्टेंट बात हो, जो जरूरी बात हो, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब मैंने एक बार ऐसा देखा कि एक बच्चा कविता लिखा था,
कविता लिखा, कविता मान लीजिए कविता लिखा था पूरा 4 लाइन का, और चारों लाइन को क्या किया था उसने, अंडर। अरे कविता को अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है भाई, वो तो खुद ही दिख जाता है, वो कविता है वो खुद ही दिख जाएगा। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है, क्यों अंडरलाइन करते हैं भाई, कि वो दिख जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या हो जाए, वो दिख जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का कथन आया, शुरू में कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन मान लीजिए बीच में कोई किसी का कथन आएगा तो भाई फलाने के अनुसार, फलाने डॉक्टर फलाने के अनुसार ये, तो अब जो उन्होंने किया है, ठीक है, उसको क्या करिए आप ऑनलाइन वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, वाली कोई सूचकांक दिखानी, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव, इसको ऑनलाइन करिए, और जितना उसमें आपका स्थान है वो क्या करिए, उसको थोड़ा सा ओपन करिए। तो जहां पे जो जरूरी चीज है, किसी का जो कथन होगा वहां पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। कोई आप चीज़ों का आप दिखा रहे हैं, कोई डाटा वगैरह अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करिए आप अंडरलाइन कर दीजिए। और हाँ, अगर जहां जहां पे अगर आप पैरा चेंज कर रहे हैं कुछ, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि कारण, मान लीजिए विभिन्न कारण जो है वो आपके निम्नलिखित है, ऐसे उसको अंडरलाइन कर दिए, वो दिख जाएगा हमें, अब कारण वाला पोर्शन शुरू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे आगे लिखेंगे, अगर राजनीतिक कारण दिखा रहे हैं तो राजनीतिक कारण, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आर्थिक मान फिर आपने आगे लिखा, अगर आपने लिखा है तो उसको आप कर लीजिए। फिर सामाजिक अगर आप लिख रहे हैं, सामाजिक लिख रहे हैं तो वहां पे इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो जो चीजें वहां पे आपको पॉइंट आउट करनी है, वहां पे वही वही चीजें क्या करेंगे आप अंडरलाइन करके आएंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी पूरे निबंध में, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वही क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। पूरे के पूरे पेज में ऐसे 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 अंडरलाइन करके नहीं आना है। ठीक है, पूरे पेज में अंडरलाइन करके आपको नहीं आना है। एक पेज पे अगर 2 बातें इंपॉर्टेंट आपको दिख रही हैं, या 2 अपने अच्छे डाटा वगैरह दिख रही हैं जो बहुत ही फेमस हैं, उनको क्या करिए आप अंडरलाइन कर दीजिए। किसी का कथन का कर रहे हैं, किसी का उदाहरण आप ले रहे हैं, उसका नाम आपने लिखा है, उसको आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उसको आप कर दीजिए। कोई कारण परिणाम है जो छुप रहा है, जो सामने नहीं आ पा रहा है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको वहां पे नंबर अच्छे मिलेंगे। मतलब कि निबंध में कोई बात छुप न जाए, कोई ऐसा न हो कि हम जरूरी बात लिख रहे हैं और एग्जामिनर के दिमाग से वो, एग्जामिनर की आंखों के सामने से वो निकल जा रहा है, वो स्किप हो जा रहा है। होता भी है, बहुत सारे कापियां होती हैं, चेक करने लोग बैठे तो थोड़ा सा तेजी से लोग जाते हैं, तो वहां पे अंडरलाइन रहता है तो वो क्या करता है, फोकस ध्यान से देख लेते हैं। जब सभी अंडरलाइन रहेगा तो अरे ये तो सभी अंडरलाइन किया, क्या है उसके सामने आएगा, कुछ उसके सामने आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो सभी अंडरलाइन नहीं करना है, ये बात आप मान के चलिए। कुछ जो जरूरी जरूरी चीजें होती हैं वही क्या होती हैं, अंडरलाइन करनी होती है। इज दैट क्लियर? अंडरलाइन करना है, सब नहीं करना है, बस कुछ जरूरी चीजों को करना है। कोई कोटेशन हो गया, कोई कथन हो गया, कोई उद्धरण हो गया, या फिर कोई और जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, जैसा मैंने अभी बताया सामाजिक राजनीतिक कारण परिणाम वाली जो चीजें होंगी, वहां पे अगर आप दिखाना है तो वहां पे आप एक छोटा सा अंडरलाइन वहां पे आप कर सकते हैं। इतना ही क्या करना है आपको वहां पे करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि अंडरलाइन करें कि नहीं करें। आगे देखते हैं, आगे देख लो भाई। 2 पेन का यूज करें कि नहीं करें, 2 पेन का हम यूज करें कि नहीं करें, 2 पेन का यूज हम करें कि नहीं करें। ठीक है, 2 पेन का हम यूज करें कि नहीं, ये थोड़ा देखना है। देखिए, बिल्कुल हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप करें, बिल्कुल आप करें। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। 2 पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से करिए, एक तो आप ब्लैक करिए, काला करिए, ठीक है, और एक आप अपना नीला करिए, 2 पेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पूरे पूरे पेपर को काले से लिखना पसंद करते हैं। कोई उसमें वो नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो निबंध उठाते हैं और काले पेन से क्या करते हैं, काले पेन से लिखना। कुछ यार नीला पेन से लिखना चाहिए, काले पेन से क्यों करते हैं, नंबर तो नहीं कट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप काले पेन से भी पूरा निबंध लिखते हैं, आप काले पेन से भी पूरा निबंध लिखते हैं तो वो क्या है आपका अच्छा, और बस दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, काले पेन से भी आप पूरा निबंध लिख सकते हैं, और आप नीले पेन से भी क्या करते हैं, पूरा निबंध लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पे आपको अलग अलग करना है तो देखिए, अगर आप कोई कविता शुरू कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए नीले से लिखते हैं, मान लीजिए क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आप नीले से ही लिखते हैं, मान लीजिए आप नीले से ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कविता यहाँ शुरू की है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ब्लैक पेन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई उद्धरण आपको लिखना है, कोई उद्धरण आपको लिखना है, तो आप चाहें तो काले पेन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
अगर हालांकि इतना समय नहीं रहता है, लेकिन आपके पास अगर हो पाए तो जो उत्तरण हो जाए या फिर जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो सूचकांक वगैरह हो, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स हैं, सूचकांक है, उसको भी चाहें तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, काल पेन में आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, फिर वही बात, लेकिन हर बात लेकिन क्यों, कि भाई ज़्यादा आप करेंगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए तो खराब लगता है। यहाँ पे मान लीजिए आपने काले में लिखा, ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे नीले में लिखना शुरू किया, फिर आपने थोड़ी देर फिर काला लिखा, फिर काला लिखा, फिर आपने नीला लिखा, फिर आपने नीला लिखा, ठीक है, फिर आपने काला लिखा, फिर आपने काला लिखा। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिखने में खराब लगता है क्या यहाँ पे चित्रकारी यहाँ पे की गई है। आपको क्या करना है, ठीक है, दो पेन का यूज करना है, निश्चित तौर पर दो पेन का यूज करना है, लेकिन पेन का यूज करते समय आप ये ध्यान देंगे कि थोड़ी सी आपने शुरुआत में अच्छी लिख दी, और एक पेज पे कोशिश करिए, एक पेज पे पूरी पूरी कोशिश करिए कि एक बार हो, या फिर बहुत हो जाए तो दो बार, लास्ट में यहाँ पे बहुत हो जाए तो दो बार, बहुत हो जाए तो यहाँ पे कोई कथन, यहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है। फिर दूसरे पेज पे आप आएंगे, फिर आप दूसरे पेज पे आएंगे, दूसरे पेज पे आप फिर आप नीले से पूरा लिखिए, पूरा आप लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखिए। बहुत जरूरी आए तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरे पेज जाके आप एक दूसरे कलम का यूज करिएगा। कहने का पूरा ओवरऑल मैटर ये है कि दो पेन का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो यूज है वो संतुलन में होना चाहिए। कॉपी आपकी ड्राइंग की नहीं लगनी चाहिए, कॉपी आपकी ड्राइंग की नहीं लगनी चाहिए, चित्रकारिता वाली आपके काम आपका नहीं होना चाहिए। आए बात समझ में? आप समझ में आ गया होगा बात ये। अब जो आप बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे, जो कॉपी में आप मैप और डायग्राम बना रहे हैं, इसको आप डिफरेंट कलर से बना सकते हैं, ये डजंट मैटर, ये आपका अलाउड है, ठीक है, अच्छा भी लगेगा देखने में, ठीक है। लेकिन ये बार बार जो लिखने वाला मैटर होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टर्ब करता है। तो मैप हो, डायग्राम हो, या फिर शुरू के और लास्ट के या बीच में एक आध, आप समझ रहे हैं, संतुलन, बैलेंस, बीच में एक आध आप क्या कर दीजिए ताकि उससे कॉपी अच्छी दिखे। अब लाल नीला नीला काला नीला काला नीला काला ऐसे करते चलेंगे, तब तो कॉपी तो खराब आपकी लगनी है। अरे काला से शुरू किया, या फिर अगर आपने पूरा निबंध अगर काला से करते हैं तो नीला से शुरू किया, फिर काला 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 पूरा लिखा, करते हुए चले गए आप, फिर उसमें बीच बीच में नीला आपने डाल दिया। या फिर आप पूरा निबंध अगर नीला से लिखते हैं तो काले से शुरू किया, बीच बीच में एक आध जगह क्या किया, आपने काला डाल दिया। चीजें समझ में आ रही हैं? अब जो डायग्राम है, जो आपका क्या कहते हैं कि मैप्स वगैरह है, वो आप चाहे तो अलग डिफरेंट कलर्स में आप बना सकते हैं। एक बात और, कोई नहीं बताएगा, सीख लो भाई लोग, सीख लो। एक बात और, हालांकि इतना समय पता नहीं आपके पास मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं आपके पास मिल पाए कि नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसा करिएगा, ठीक है। मैप अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप कुछ अलग कलरों का भी उपयोग कर सकते हैं, लाल छोड़ के कुछ और कलर्स का भी आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए दिखाने के लिए यहाँ पे तुम्हारा आपका यहाँ रेगिस्तान है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे कुछ और कलर में दिखा दिए, यहाँ पे कुछ और कलर में दिखा दिए, यहाँ पे कुछ और कलर में दिखा दिए, ठीक है। तो अगर आपदाओं का ही दिखाना है तो यहाँ पे भाई सुनामी हो जाएगा, यहाँ पे चक्रवात हो जाएगा, यहाँ पहाड़ी एरिया में आपका भूकंप हो जाएगा, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड एरिया है जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे सूखा हो जाएगा। तो इनको अगर आपको अलग अलग कलर में आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं मैपिंग में, सिर्फ और सिर्फ आपका मैपिंग में आप डिफरेंट कलर, दो कलरों के अलावा भी और कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल गुलाबी में रेड वाला जो होता है उसको छोड़ के, काला में, नीले में, हरे में, ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैपिंग में अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए। है बात समझ में? बाकी दो पेन का आप यूज़ करिए, ठीक है। बहुत टाइम लग रहा है समझाने में, आगे चलिए। अब इस तरह का कोई वीडियो होगा, अगर आपको मिला होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऐसा देखने को नहीं मिला। आगे चलते हैं, हो गया ये, लास्ट में आपका है। अब देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भाई पूछने वाला ये सवाल है, ये क्या जितना पेज मिलता है क्या सब भरना जरूरी है? देखिए, आपको निबंध में यूपीपीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस ज्यादा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है,
यूपीपीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ। यूपीपीसीएस में आपको 700 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, 700 आपको वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, और इसके लिए आपको 8 पेज, कभी कभी 7 मिलता है, अमूमन 8 मिलता है, ठीक है। तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, ठीक है। ये आपका 8 पेज आपका यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। अब आपको 8 पेज में आपको क्या करना है, आपको लिखना है 700 वर्ड्स। अब ये भी सवाल आता है, देखिए एक सवाल मैंने नहीं डाला हुआ है शायद, देखिए एक सवाल आता है कि ये वर्ड्स अगर क्रॉस कर गए, अरे भैया वर्ड्स अगर 700 है, 700 वर्ड अगर क्रॉस कर गए तब क्या होगा, क्या हमारा नंबर कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। और जो वर्ड्स जो लाइन लिखते हैं उसमें हम का, की, के, पर, है, इस तरह के जो शब्द होते हैं हम उसको जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, ऐसा लोग कई सारे कॉमन सवाल आते हैं, जो खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए नए अभी तैयारी करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये हमारा ये है क्या। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। पहले देखिए 700 का देखिए सीमा, अगर 700 है तो 730 हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। 690 हो जाए, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात आपको नहीं, क्योंकि इतना उसके पास गिनने के लिए टाइम नहीं होता, गिनने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है कि गिन ही ले कि 700 है कि 720 है, 730 है। तो रेंज आप बढ़ा, देखिए कम तो मत करिए, क्योंकि कम करेंगे तो ये जो पेज है ना, ये 8 पेज है, ये 8 पेज तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और हाँ, मैंने कहा कि सब भरना जरूरी है। भरना मतलब इन द सेंस आपको 8 पेज तक या 7th पेज है, 7 पेज दिया हुआ है तो 7th पेज तक, और 8 पेज दिया हुआ तो आपको 8th पेज तक पहुंचना जरूरी है। खाली पेज रहता है तो उससे थोड़ा सा नकारात्मक असर आपका पड़ता है। यानी उसी के अनुसार आपको लिखना 700 ही है, ज्यादा आप लिखने का प्रयास मत करिए। लिखना आपको 700 ही है, 700 है तो 750 हो जाए, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना आदमी को गिनने नहीं आता है, और 50 वर्ड्स बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप 600 मत करिए, 500 मत करिए, और 700 है तो 700 का 900 मत करिए, 800 मत करिए, ठीक है। इतना ज़्यादा मत बढ़ाइए, हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएट है 20-30 शब्दों का वो आपका चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे। कम क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप पेज आपका वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। और पेज भरना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी आप कूड़ा करकट लिख के भर दीजिए, नहीं है, लेकिन हाँ आखिरी पेज तक पहुँचना जरूरी है। मैंने क्या कहा, भरना मतलब वहां तक पहुंचना जरूरी है, चीजों को सही से लिखते हुए वहां तक पहुंचना जरूरी है। अगर ये पेज आखिरी वाला पेज खाली छूट गया तो फिर क्या होगा, आपका नकारात्मक असर पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए करना क्या है, जो आपका जो 700 शब्द दिया है, 700 शब्द दिया है, उसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, या जो भी रहेगा उसमें मान लीजिए। अगर 7 पेज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 7 से वहां गिन लीजिएगा कितना पेज, तो गिनने में कितना टाइम लगता है, पेज गिनने में उसको से 30 सेकंड या 20 सेकंड या 15 सेकंड लगते होंगे गिनने में, तो गिन लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही लिखिए कि 7 पेज अगर दिए हैं तो हमको कितना आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। तो अमूमन जो होता है वो 8 पेज दिए रहते हैं, 7 पेज कभी कभी इन केस हो जाता है, लेकिन 8 पेज क्या होता है अक्सर दिया रहता है, ठीक है। तो आपको मान के चलिए, ठीक है, कि अगर 7 पेज दिया है तो 100 वर्ड्स, ठीक है। और अगर आपने 8 पेज दिया हुआ है तो 90 वर्ड्स के आसपास क्या करना है आपको वहां पे लिखना है। तो 90 लिखेंगे तो 720 730 के आसपास वहां पे पहुंच जाएगा, 750 भी हुआ तो कोई बड़ी बात, यानी एक पेज में आपको 90 वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा से लिखेंगे भाई, क्यों, क्योंकि आप ये देखिए जरा, आप ये भी जब ध्यान देंगे, जब जीएस की बात होती है, जीएस की बात होती है, तो अगर आप जब 8 नंबर वाला सवाल हल करते हैं वो 125 वर्ड्स में लिखना होता है, और उसके लिए आपको 1.5 पेज के आसपास दिया होता है, 1.5 पेज या 2 पेज के आसपास वहां पे दिया होता है ना वहां पे। तो अगर आप 125 पेज के लिए 150 दिया हुआ है, तो क्या एक पेज में आप 90 वर्ड्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 90% बहुत ही आराम से, बहुत ही बड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत ही बड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत ही अच्छे से बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, तो भी आप 90 वर्ड्स क्या करेंगे, तो आराम से आप लिख जाएंगे। और कुछ बनाना भी है तो यहाँ पे आकर ऐसे का बना लीजिए, ऐसे भी काम चल जाएगा आपका। तो कुल मिला के आप प्रैक्टिस करिए, ये सब घर पे प्रैक्टिस करने से चीजें आती हैं। एक पेज पे आप 90 वर्ड्स के आसपास क्या करिए, लिखने का प्रयास आप करिए। और लास्ट में जाते आते ये, अगर मान लीजिए यहाँ तक आप पहुंच गए, अब लास्ट में पूरा पेज है, अगर पूरा पेज नहीं भी आप हो पा रहे तो यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे प्रयास करके यहाँ पे 2-3 लाइन में क्या करिए, यहाँ पे खत्म करने का प्रयास यहाँ पे करिए। यानी कि आपको आखिरी पेज तक जाके आपको निबंध खत्म करना ही करना है।
आखिरी पेज आपको खाली नहीं छोड़ना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई ये भी कम पड़ जाता है, आखिरी पेज भी क्या होता है हमारा कम पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको सिनॉप्सिस पहले बनानी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आखिरी पेज तक हम क्या क्या लिख के पहुंचेंगे। और पन्ना ध्यान रहे, निबंध लिखते समय बार बार बीच में पन्ने पलटते रहें, देखते रहें कि अभी कितना पेज हमारा बचा है। कारण लिख रहे हैं, अभी कितना पेज बचा है कि परिणाम और निष्कर्ष हमको लिखना है, और कितना पेज बचा है कि हम इसमें अपने सुझाव दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो निबंध लिखते समय बीच बीच में आपको एक दो बार पन्ने पलट के देखने चाहिए कि हमारा कितना खत्म हुआ है, क्या क्या चीज़ें। और बार बार सिनॉप्सिस को भी, ये जैसे आपने सिनॉप्सिस में क्या लिखा, भाई हम पहले थोड़ा सा इसका इतिहास दिखा देंगे, फिर हम थोड़ा इस पर दिखा देंगे क्या क्या दशा वो दिखा देंगे, फिर कारण दिखाएंगे, फिर परिणाम दिखाएंगे, फिर अपने सुझाव देंगे, फिर आगे जो निष्कर्ष होगा उसमें परिणाम उन्मुखी दिखाते हुए इसके भविष्य के राह को दिखा देंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे बना के आप लिखिए। अब पता चला कि आपके पास 8 पेज है, अब 8 पेज में अभी आप दशा ही बता रहे हैं, ये तो हुआ ना। अब दशा, अब इतनी जितनी चीजें आपने लिखी, जितनी चीजें आपने सिनॉप्सिस में लिखी, और 8 पेज को उसी भागों में बांट लीजिए। हाँ भैया, जो हमारे जो शुरुआत इतिहास और दशा है उसको पहले पेज में करेंगे, ठीक है, कारण को हम 2 पेज में लेंगे, फिर परिणाम को फला फला में मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा पहले से सोच के बैठना पड़ेगा वहां पे। ऐसे कूद के जाएंगे लिखने, पता चला निबंध देखा नहीं, बहुत ही आसान निबंध है, रटा हुआ निबंध आ गया, और लिखना क्या कर दिया हम शुरू कर दिए, पता चला कि यहाँ हुआ ही नहीं, अभी कारण नहीं दिखा पाया, अभी परिणाम बचा हुआ है, निष्कर्ष बचा हुआ है, 2 ही पेज बचे हैं, क्या क्या करेंगे इसमें हम, अब क्या कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जितना पेज है सब भरना जरूरी है। सिनॉप्सिस बनाएंगे, सिनॉप्सिस बना के डिवाइड कर लेंगे किस किस पेज में कितने कितने पेज में क्या क्या लिखना है, और हर पेज में आपको 90 वर्ड्स क्या करना है, आपको लिख के ले जाने हैं। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आखिर में क्या है भाई, आखिर में, हाँ, और कोई डाउट हो तो अवश्य बताएं। देखिए बात समझिए भाई, जितना मैंने अभी बताया, जितना मैंने गिनवाया, मुझे लगता है इसमें से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन हो सकता है भाई कुछ भाई डाउट्स आपके मन में हो जो मैं न सोच पाया हूँ, जो मेरे दिमाग में न आ पाया हो। तो ऐसा आपको लगता है कि कोई डाउट है, तो उस डाउट को आप कमेंट करिए। ठीक है, आप उसको कमेंट करिएगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपको भी कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो शर्त इतनी है, आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ भी बता दिया जाएगा। और भाई आपको यहाँ ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम चैनल। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाए, ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता है वहाँ पे, आप ज्वाइन कर लेंगे तो चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं। जो सूचनाएं होती है वो हम लोग देते हैं, क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग देते हैं, जो गाइडेंस है वो हम लोग देते हैं, वो हम लोग काम करते रहते हैं। अगर पूरा इसको क्लियर कर दें, फिर देखें, अगर आपका हिंदी देखें, हिंदी देखें और आपका एस्से देखें। ठीक है, देखिए हिंदी में मेरे हाईएस्ट 109 नंबर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एस्से में हमेशा मेरे 90 प्लस नंबर होते हैं, 93, 94, 98। और एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 प्लस क्या किया मैंने एस्से में किया है, गेन किया है। अब देखिए आप, मैंने 10 बार मैंने मेंस लिखा, और एक बार और मैंने यहाँ पे मेरा 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, 23 वाला मैंने मेंस लिखा था, इंटरव्यू भी दिया था, क्योंकि हमने सिर्फ एसडीएम के लिए दिया था, तो वो एसडीएम मिला नहीं, तो काम बात ही खत्म हो गई। 24 का मैंने मेंस फिर लिखने की बारी आई, लेकिन मैंने मेंस नहीं लिखा, इसको क्विट करना पड़ा, कुछ कारण थे क्विट करना पड़ा। देखिए तैयारी में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है, जॉब जो मेरी है काफ़ी हेक्टिक जॉब हो गई है आजकल, डायट्स पे भी, तो उतना समय मिल नहीं पाता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हाँ, जो समय मिलता है मैं आपको क्या करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करता हूँ, गाइडेंस यहाँ पे आपको देने का काम यहाँ पे करता हूँ। गाइडेंस में भी पढ़ने की आवश्यकता होती है, हम लोग पढ़ते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं होती है कि आपको ये कवर करना है, ये भी कवर करना है, पूरा रट्टा मार लेना, ये दिख लेना, वो दिख लेना, वो उसमें गाइडेंस में तो करना नहीं है इतना। चीज़ों को जो अनुभव है और जो चीज़ें कुछ इकट्ठा करके आपको वहाँ पे बता दी जाती है, वो तैयारी वाली इंटेंसिटी अब हो नहीं पाती है। और क्योंकि जॉब के साथ साथ, और खासकर जब जॉब हैक्टिक हो, तो तैयारी करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे लिए अब समझिए कि द एंड ही है, अब मैं गाइडेंस के रास्ते पे निकल पड़ा हूँ। तो हिंदी और एस्से यहाँ पे मैंने जितना अच्छा गेन किया है, आप किसी से पूछेंगे तो एक अच्छा स्कोर है, और आप अगर इतना पा जाएंगे तो एक अच्छा आप वहाँ पे जो पद है वो आप डिजर्व वहाँ पे कर लेंगे। प्रीलिम्स का तो मैं मास्टर हुई, प्रीलिम्स मेरा कभी आज तक नहीं रुका, तो प्रीलिम्स को लेकर मैं गाइडेंस यहाँ बच्चों को दे रहा हूँ, इसको भी लेकर मैं दे रहा हूँ। अगर आपको गाइडेंस थोड़ा सा लाभ अगर प्राप्त करना है, मेरे अनुभव का लाभ थोड़ा प्राप्त करना है,
जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उनका लाभ आपको प्राप्त करना है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और टेलीग्राम जो है RMA%, ठीक है, AHP का ग्रुप है। आपको इसका लिंक जो है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। बाकी इसको लेकर कोई अगर आपको डाउट आपके मन में है, ऐसे को लेकर और कोई डाउट्स, मैंने डाउट सारे बता दिए आपको, ढेर सारे डाउट्स बताए, क्लियर हो गए होंगे। और कोई नया डाउट अगर होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वो आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।